डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आने वाला जो महीना है उसमें से CHSL और CGL के एग्ज़ाम होने हैं और हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो श्रृंखला यानी जो सीरीज़ तैयार किया है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। एक आदमी जितना कमाता है उसका 33.1/3% क्या करता है, बचत करता है। इसका मतलब होता है 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। क्या होता है, इसका मतलब 1/3 होता है। हम आय मान लेते हैं, आय में उसके बाद कुछ खर्च होता है राशि, उसके बाद कुछ राशि जो है वो बचा लेता है। अब यहां ध्यान से समझिए आप, 1/3 का मतलब है ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये हमारा इनकम दे रखा है कि 3 रुपया वो कमा रहा है और 1 रुपया ऊपर वाला पार्ट क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च ये कर रहा है 2 रुपए। खर्च कितना कर रहा है, 2 रुपए। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। ये एक रेशियो के हिसाब लगा रहे हैं। इसको और आसान बनाने के लिए डबल जीरो लगा दीजिए सभी में, ठीक है। ये आसानी से सॉल्व होने में मददगार साबित होगा। उसमें से क्या बोलता है, यदि बचत में 22% का वृद्धि होता है, 100 का 22% कितना होता है, 22 रुपया, यानी 22 रुपए का वृद्धि हो गया बचत में। और खर्च में 10% का वृद्धि होता है, तो खर्च 200 है, इसका 10% 20 हो गया, यानी 20 रुपए खर्च बढ़ाएं और 22 रुपए बचत। तो 22 और 20 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 42 रुपए। कितना मिलेगा, 42 रुपए। यानी उसका आय कितना बढ़ा है, 42 रुपया। तभी 20 रुपए खर्चा करने के बाद 22 रुपया और बचा रहा है। तो हमें पूछा गया है कि उसकी आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो पहले आय 300 था, अब 342 हो जाएगा जुड़ के। तो वृद्धि कितना हुआ है, 42 रुपए। तो इसका वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे, जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और पहले जो मिलता था उसको बेस मान लेंगे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इस 14 बार में चला गया, यानी जो वृद्धि का प्रतिशत है वो 14%। कितना बढ़ा है आय, 14%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से सवाल अगर मिलता है तो आप ऐसा ही अप्रोच कीजिए, आसानी से बन जाएंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हुई। देखिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो आप रेशियो का मेथड लगाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, 2021 में पहले था, उसके बाद ये वृद्धि होने के बाद में वृद्धि के बाद, देखिए आप इस तरह का रेशियो वाला मेथड लगाइए। शुरू में 8% का वृद्धि होता है। 8% का मतलब होता है 8% का मतलब होता है 2/25। कितना होता है, 2/25। यानी पहले जो जनसंख्या 25 था, वृद्धि हो गया तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, यानी जनसंख्या 2021 में 25 था, अंत में कितना हो गया, 27, ठीक है। उसके बाद 2022 में क्या होता है, इसमें 10% की वृद्धि होती है, यानी 1/10। पहले जनसंख्या 10 था, अब कितना हो गया, 11, ठीक है। वृद्धि होता है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाता है। तो ये हमारा पहले की जनसंख्या है और वृद्धि होने की बाद का जनसंख्या है ये। तो 25 इंटू 10 कितना होगा, 250, और यहाँ पे कितना है, 27 गुना में 11, यानी ये वृद्धि के बाद की जनसंख्या है और ये वृद्धि से पहले की जनसंख्या है। क्या बोला है, 2022 के अंत में जनसंख्या कितना दिया गया है, 47,520। 47,520। यहां से हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 चला गया 25, 9 दूना 18, 7 चला गया 72, 9 8 72, 1 0, ठीक है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 0, ठीक है। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 6 66, 0, यानी एक पार्ट की हमें वैल्यू कितना मिली है, 160, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पार्ट की वैल्यू हमें 160 मिल गया।
हम सबसे पहले शुरुआत में जो जनसंख्या था 2021 में, 2021 के शुरू में जनसंख्या था उतना हम निकाल लेते हैं। तो 250 था, उसका एक पार्ट का वैल्यू 160 है। आप गुना करेंगे 25 छक 150 का, जीरो हाथ में बच गया 15, 25 से कम 25 और 15 40, यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो गया 40,000। यानी शुरुआत में जनसंख्या कितना था 40,000। अब सवाल पे आते हैं, सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, ये स्टार्टिंग में जनसंख्या 40,000 थी, 2022 के अंत में बढ़ के 47,520 हो गया। क्या बोलता है 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितना था, 2021 में कितना बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं 8% जनसंख्या बढ़ा है। तो हम 2021 का अंत में निकालेंगे, 40,000 का 108% निकाल देंगे, 8 जुड़ जाएगा 108%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 8 32 का 2 हाथ में कितना हो गया 3, 4 10 40 और 3 43, यहाँ पे 2 जीरो। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा 2021 के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी वो 43,200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग एक मजेदार सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक चुनाव सूची में सभी मतदाताओं के द्वारा 46% विजेता का समर्थन किया गया था, उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए। सूची में कितने मतदाता थे? सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये वोटिंग सिस्टम का सवाल है और ऐसे सवाल एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि मतदाता सूची में 100M मतदाता थे, ठीक है, 100M कितना थे मतदाता थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब 90 लोगों ने, 100 में से 90 लोगों ने वोट डाला, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो मतदाता थे, जो विजेता हुए, यानी जो प्रतिद्वंदी विजेता होते हैं उसको 46% मत मिलता है सूची में जितने इनरोल है उसमें से। तो इनरोल 100M है, उसका 46% वोट जो है जीतने वालों को मिलता है। किसको मिलता है? जीतने वालों को। तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 100 में से 46 घटा दीजिए तो 44% मत जो है हारने वालों को मिला होगा। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर है 2, और यही हमारा 2M बराबर दे रखा है 410। 2M बराबर कितना दे रखा है? 410। और इतना ही अंतर से चुनाव जीता गया। लेकिन एक सवाल इसमें से और भी बोला गया था कि 60 मतदाता ऐसे थे जो मतपत्र खाली डाल दिए थे, तो उसका तो काउंट नहीं होगा। तो इसी में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? 410 में से 60 घटा देंगे तो 350 मिलेगा। कितना मिलेगा? 350। और इसको काटेंगे तो 175 बार। तो M की वैल्यू कितना आ गई? 175। M की वैल्यू है 175। हमें पूछा है सूची में मतदाता कितने थे, तो 100M मतदाता थे। तो 100 इंटू 175, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17,500। तो सूची में कितने मतदाता थे? 17,500 मतदाता थे। अब बिल्कुल समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल अक्सर एसएससी में पूछे जा रहे हैं अभी, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल वीवीआई कर लीजिए। ये आने वाला प्रश्न आपका इसी प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, मिश्र धातु A और B में लेड और टिन का अनुपात क्रमशः 5:3 और 3:1 है। दो मिश्र धातु है, एक है A और दूसरा है B। दो मिश्र धातु है, एक है A और एक है B। ये दो मिश्र धातु है। इसमें से लेड और टिन का अनुपात, लेड और टिन का कुछ रेशियो दे रखा है, ठीक है। A में दे रखा है 5:3, 5:3, और B में दे रखा है 3:1, 3:1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 केजी मिश्र धातु A, 80 केजी मिश्र धातु A और 100 केजी मिश्र धातु B को एक साथ मिलाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, 80 केजी
मिश्र धातु ए है, तो टोटल कितना है 5 और 3 8, 5 और 3 8, दे क्या रखा है 8 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना दे रखा है 10, 1 बराबर कितना दे रखा है 10, तो इसमें से 3 की मात्रा कितनी है 3 गुना में 10 कितना हो गया 30 केजी। ठीक है, दूसरा कंडीशन है मिश्र धातु बी में 100 केजी लिया गया, कितना केजी है 100 केजी, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बराबर दे रखा है 100, तो 1 बराबर दे रखा है 25, 1 बराबर कितना दे रखा है 25। ठीक है, तो ये हमारा 3 का कितना हो जाएगा 1 बराबर 25। ठीक है, जो नई मिश्र धातु बनेगा उसमें 3 की मात्रा पूछा गया है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 30 और 25 जोड़ देंगे तो कितना मिलने वाला है 55 केजी। कितना मिलने वाला है 55 केजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही मजेदार सवाल है। ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल में खास करके पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो सवाल क्या कहता है, साइन 23 डिग्री बराबर a बटा b है, तो सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ता है। जो ट्राइंगल हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम दे लेते हैं ABC। हमें क्या दे रखा है, साइन 23 डिग्री। साइन 23 डिग्री का मान है a बटा में b। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको ध्यान से देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो साइड कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, दूसरा हमें दे रखा है 23 डिग्री। अगर इस रेफरेंस एंगल को हम 23 डिग्री मान लेते हैं तो आपको पता है एक जो ट्राइंगल होता है वो कंप्लीट 180 डिग्री का होता है। अगर ये 90 हो गया, ये 23 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा 67 और 23 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 90 180, तो ये हमारा 67 डिग्री हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 67 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। कुल मिला के ये पूरा ट्राइंगल 180 का बन गया। ठीक है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो भुजा होता है ना वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। लंब और आधार अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल क्या होगा ना, वो चेंज होते रहेगा। कैसे, तो साइन 23 डिग्री बोला है, अभी हम इसी को रेफरेंस एंगल मानते हैं। जब इसको रेफरेंस एंगल मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ऊपर वाला पार्ट लंब है और नीचे वाला पार्ट कर्ण है। तो लंब a हो गया और कर्ण क्या हो गया, b हो गया। अब हमें क्या बच गया, आधार। आधार कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना होगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए हैं, ये हमारा आधार हो गया। अब सवाल हमसे पूछा गया है कि सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक आइडेंटिटी हम लोग को पता होना चाहिए, LAL KKA। ठीक है, ये 10th क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया है। ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण। ये कॉस थीटा होता है, आधार बटा कर्ण। और ये होता है टेन थीटा, मतलब लंब बटा आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो ऊपर से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ रहे हैं तो नीचे से पढ़ा जाएगा। जैसे सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार। सेक 23 डिग्री है, सेक कितना है 23 डिग्री। अगर इसको हम 23 डिग्री मान रहे हैं तो मेरा रेफरेंस एंगल अगर ये है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है, b है, और आधार हमारे पास कितना है, तो आधार है अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन 67 डिग्री क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री, मतलब रेफरेंस एंगल इसको मान लिया गया है। ऊपर वाला को अगर रेफरेंस एंगल माना जाएगा तो उसका अपोजिट वाला भुजा यानी ये भुजा लंब हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जब रेफरेंस एंगल जो भी कोण को मानेंगे, रेफरेंस एंगल जो भी होगा उसका अपोजिट वाला क्या होगा, लंब होगा। तब इस कंडीशन में लंब ये हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब ये है हमारे पास, तो इसको लिखने वाले हैं अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बट्टा में
कर्ण कितना है, b है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है b, और यहां पे आने वाला है अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे b और b, तो हमारे पास क्या होने वाला है b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होने वाला है, b का स्क्वायर माइनस, देखिए b से b पूरा कैंसिल हो चुका है, तो ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जब गुना होगा तो देखिए इसमें क्या होता है कि वो ब्रैकेट, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है रूट लगा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक बार मिलेगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्या मिलेगा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहां पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस ए का स्क्वायर बट्टा में बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलने वाला है, ए का स्क्वायर मिला, बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो चुका है साइन 23 डिग्री माइनस सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कीजिए और इसी तरह के पैटर्न का प्रयोग करके बनाइए, आप आसानी से इसके मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए, सवाल क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इसमें से तेज चलने वाला जो रेलगाड़ी होता है उसी का लंबाई निकाल सकते हैं आप, जो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी होती है उसका लंबाई निकाल नहीं सकते। तो अक्सर सवाल में इसी तरह से पूछा जाएगा, इसमें से तेज चलने वाली रेलगाड़ी को ही लंबाई पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं अगर तेज चलने वाला रेलगाड़ी का जो चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है जो धीमे चलता है उसका चाल दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दो रेलगाड़ी है, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको जो है तेज चलने वाला जो रेलगाड़ी है मात्र 36 सेकंड में पार कर लेता है। कितने सेकंड में पार करता है, 36 सेकंड में। तो पूछा गया है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो जो समय दिया गया है लिख लेते हैं, 36 सेकंड में पार कर रहा है, ट्रेन का लंबाई L मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेन का लंबाई क्या मान लेते हैं, अगर यहाँ पे समय लिख देते हैं तो दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा, ठीक है, तो वही दूरी जो है ट्रेन की लंबाई हो गई। और चाल जो है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में ट्रेवल करती है तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, दोनों ट्रेनों को चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, दोनों ट्रेन का जो चाल होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। और विपरीत दिशा में जब चलती है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो सेम दिशा में है तो 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब चाल को क्या करेंगे, हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 जो है, जो बट्टा में है वो ऊपर लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर हमारा मिलने वाला है 36×5 180 मीटर, 36×5 180 मीटर, यानी जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितना है, 180 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कोई पूछेगा कि आपको धीमे चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, तो उसका हम नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हमेशा जो पूछा जाता है वो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। सवाल जो है, एक वस्तु है जिसको 1498 में बेचा गया है, कितना बेचा गया है, 1498 में बेचा गया है। तो क्या बोला गया है, अगर इसे 1300 रुपए में बेचा जाता, कितना बेचा जाता, 1300 में बेचा जाता, तो इसकी हानि जितना हुआ है उससे 25% अधिक लाभ होता है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। देखिए क्या होता है कि अगर
यहाँ पे हानि हो रहा है, तो जितना हानि हुआ है अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये विक्रय मूल्य है। अगर हमें क्रय मूल्य तक पहुंचना है तो क्या करेंगे, इसमें 4 जो है हम इसको ए मान लेते हैं, 4a क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या मिल गया, हमें क्रय मूल्य मिल गया। और इसका जो है 25% अधिक लाभ होता है 1498 में बेचने पर। तो जब अधिक लाभ होगा तो 4 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना लाभ हो रहा होगा, तो 5a लाभ हो रहा होगा। तो ये दोनों कंडीशन में हमें सीपी मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, सीपी मिल रहा है। ठीक है, देखिए जितना लाभ हो रहा है ना बेचने पर, उस लाभ को अगर आप घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। और बेचने पर अगर हानि हो रहा है तो जितना हानि हुआ है उसको जोड़ देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, माइनस है, बराबर के उधर जाएगा प्लस, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9a हो गया। कितना हो गया, 9a हो गया। 1498 में प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1498 में अगर 1300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो हमें एक पार्ट का वैल्यू निकाल देते हैं। 9 दूना 18, एक चला गया, 9 दूना 18, यानी a की वैल्यू कितना आ गई, 22। अब आप देखिए 22, यहां a की जगह 22 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पचे 110। अब 1498 में अगर 110 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 110, तो क्या मिलेगा, सीपी मिल जाएगा। तो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ 8 मिल गया, 9 में से 1 चला गया 8, फिर 4 में से 1 गया 3, यानी 1, यानी सीपी हमें कितना मिल चुका है, 1388 रुपया। सीपी कितना मिला है, 1388। लेकिन क्वेश्चन आगे भी बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका हमको 25% निकालना है। 25% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट निकालेंगे तो 125 बट्टा में 100 लिख दीजिए। डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये नया एसपी आने वाला है हमें। तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 1 चला गया 18, 4 चौका 16, 4 सते 28, अब 5 सते 35 का 5 हाथ में 3 हो गया, 5 चौका 20 और 3 23, 5 तिया 15, 2 17। तो नया जो विक्रय मूल्य आने वाला है जिसमें हमें 25% का लाभ होगा तो कितना होगा, 1735 रुपया। कितना होने वाला है, 1735 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सवाल क्या है कि 32 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो देखिए कुछ आइडेंटिटी लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे इस प्रकार से आइडेंटिटी लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक लिख लेते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 3 आइडेंटिटी का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बट्टा के नीचे है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा रहेगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो हमें कितना मिलने वाला है, 32 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह में हम रिपीट लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना मिलेगा, 20 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 32 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12, यानी 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में कॉमन टर्म ढूंढते हैं। तो कॉमन टर्म क्या है, तो 12 है, कितना है, यानी 12। तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कुछ आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करना है तो। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग इस सेशन का अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, a बराबर 2 और b बराबर 3 के लिए गुणनफल 4a प्लस 3b ब्रैकेट 16a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b का स्क्वायर। देखिए सवाल देखिए, सवाल देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये किस टर्म में तोड़ा गया है, तो आप एक नजर में बता सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ा गया है। किस में तोड़ा गया है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ा गया है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ab, माइनस क्या होता है ab प्लस b का स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में क्या किया गया है, इसको तोड़ा गया है। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास ये 4a और 3b दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का क्यूब यानी 4a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब में लिखेंगे 3b का क्यूब। अब आपको कुछ मान दे रखे हैं, क्या बोला गया है, a बराबर आपको 2 यूज करना है और b बराबर आपको 3 यूज करना है। तो देखिए a के जगह में आप 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 4 को 2 से गुना, 4 का 2 से गुना होगा, 4 दूना 8, तो 8 का क्यूब कितना होगा। उसी तरह से 3 b के जगह में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं, तो 3 तिया 9, 9 का क्यूब कितना होने वाला है, तो आप देखिए 8 का क्यूब होगा 512। कितना होता है 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब कितना होता है, तो होता है 729। कितना होता है 729। जोड़िए 9 और 2 11 हो गया, 2 1 3 और हाथ वाला 1 4 हो गया, 7 और 5 12, यानी कितना होने वाला है 1241। कितना होने वाला है 1241। इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।